Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll start with our second chapter, writing and city life. In the previous video जिसमें हमने मेसोपोटामिया का वर्ड मीनिंग और उसकी जो एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ उसके बारे में, और जो ओल्ड टेस्टामेंट जो कि पार्ट ऑफ बाइबल है उसमें जो मेसोपोटामिया के बारे में डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा था. नाउ Page number 30, we will read about Mesopotamia and its geography. Iraq is a land of diverse environments. In the northeast lay green, undulating plains gradually rising the tree-covered mountain range with clear streams and wildflowers, with enough rainfall to grow crops. Here agriculture begins between 7000 and 600 BCE, 6000 BCE. In the north, there is a stretch of upland called a steppe, where animals herding offers people a better livelihood than agriculture. After the winter rains, sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here. इराक़ जो है वो एक ऐसा लैंड है जहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत विविधता है उसमें. जो एनवायरनमेंट है उसमें नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन अपलैंड्स हैं, पहाड़ियाँ हैं इस तरह की, और जो कि ट्री से कवर्ड है, माउंटेन रेंजेस है उस पर, और साथ ही जो स्ट्रीम्स हैं बहुत ही क्लियर वाटर के हैं, और उसमें वहाँ पर बहुत ही वाइल्ड फ्लावर्स हैं, उसकी घाटियाँ वहाँ पर है. यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो इनफ होता है जिससे क्रॉप को ग्रो करने का इजीली ग्रो कर सकती है. और एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर वो 7000 और 6000 BC के आसपास में हुआ था. और नॉर्थ साइड में ये तो था नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ साइड में एक अपलैंड स्ट्रेच है, मैदान है घास का, जो कि स्टेपी के नाम से जाना जाता है. वहाँ पर पशुचारण इजीली हो सकता है, जिससे एनिमल हर्डिंग होती है, और जो पीपल है जो ये इस काम में लगे हुए हैं वो उनकी जो लाइवलीहुड है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एग्रीकल्चर के अलावा. आफ्टर द विंटर रेन, जो बारिश सर्दियों की बारिश होती है, उसके बाद में जो उनकी गॉड्स और शीप्स है उनके लिए काफ़ी फीड मिल जाता है, यहाँ पर ग्रासेस मिल जाती है, और साथ ही जो लो श्रब्स हैं वो जो इजीली यहाँ पर ग्रो हो जाती है बारिश के बाद में, वो उनके लिए सफिशेंट होती है. टू द ईस्ट, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर टाइग्रिस प्रोवाइडेड रूट ऑफ communication into the mountains of Iran. The south is a desert, and this is where the first cities and writing emerged. This desert could support cities because the rivers Euphrates and Tigris, which rise to the northern mountains, carry loaded of silt when they flood or when their water is let out onto the fields. Fertile silt is deposited. ईस्ट में जो टाइग्रिस रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो एक रूट प्रोवाइड करवाती थी जो कि ईरान के जो माउंटेन्स हैं वहाँ तक जाने के लिए. साउथ में डेजर्ट है, और सबसे पहले वहीं से सिटी लाइफ और राइटिंग स्टार्ट हुई, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी. क्योंकि डेजर्ट जो प्लेस है वो सिटी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर, और इसका रीज़न ये था कि जो डेजर्ट है वहाँ पर जो ईस्ट से रिवर्स टाइग्रिस और यूफ्रेटिस जो रिवर्स है उनकी ईस्ट से जब वो आती थी माउंटेन रेंज से, तो अपने साथ में वो एक बहुत ही फर्टाइल सिल्ट लेकर आती थी, फाइन मड लेकर आती थी, जो कि बहुत ही अच्छी होती थी क्रॉप के लिए. और या फिर जब फ्लड में वो लेकर आती थी सिल्ट, या फिर जब उनके वाटर से इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था उस वाटर को, तब वो अपने साथ में वो फर्टाइल सिल्ट भी लेकर आती थी, जो कि उस जगह को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देती थी, एक बहुत उपजाऊ बना देती थी, फर्टाइल बना देती थी, जिससे ज़्यादा
जो लोग हैं वहाँ पर रहने लगे। After the Euphrates has entered the desert, its water flows out into small channels. These channels flood their banks and in the past function as irrigation canals. Water could be let into the fields of wheat, barley, maize or lentils was necessary when necessary. Of all ancient systems, that of the Roman Empire included, it was the agriculture of southern Mesopotamia that was the most productive, even though the region did not have sufficient rainfall to grow crops. यूफ्रेटिस जब डेजर्ट में एंटर होती थी तो जो उसका वाटर है वो कई सारे स्मॉल चैनल्स में बढ़ जाता था, धाराओं में बढ़ जाता था और कई बार इन जो चैनल्स हैं उनमें फ्लड भी आ जाता था। लेकिन उसके बाद भी जो ये चैनल्स हैं वो इरिगेशन के काम में एज अ फंक्शन ऑफ इरिगेशन के काम में भी आता था। पास्ट में इरिगेशन की कैनाल के यूज़ के रूप में भी काम में लिया जाता था और उनके वाटर से जब भी ज़रूरत होती, जिस क्रॉप की ज़रूरत होती वो ग्रो किया जाता था। जस्ट लाइक वीट, बार्ली, पीस या लेंटिल की फसल उगाई जाती थी इरिगेशन से। और उस समय में जो एशियन सिस्टम्स थे उस समय उसमें रोमन एम्पायर भी उसमें इंक्लूड था। उसमें सबसे ज़्यादा जो सदर्न मेसोपोटामिया है वो उसका जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव था। उसकी जो प्रोडक्शन है भले ही उसके लिए सफिशिएंट रेनफॉल वहाँ पर नहीं होता था, लेकिन जो इरिगेशन सिस्टम था, जो यूफ्रेटिस नदी है, रिवर है, उसके वाटर से वहाँ पर सफिशिएंट इरिगेशन होता था। उसकी वजह से सदर्न जो मेसोपोटामिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। Not only agriculture, Mesopotamian sheep and goats that grazed on the steppe, the northeastern plains and the mountain slopes produced meat, milk and wool in abundance. Further, fish was available in rivers and date plants gave fruit in summer. Let's not, however, make the mistake of thinking that cities grow simply because of rural prosperity. We shall discuss other factors by and by, but first let's be clear about city life. मेसोपोटामिया का एग्रीकल्चर ही प्रोडक्टिव नहीं था, बल्कि वहाँ की जो शीप्स और गोट्स थी जो चराई जाती थी स्टेपीज़ में, जो कि घास के मैदान थे। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स थे और जो माउंटेन स्लोप्स थे वहाँ पर उनको पाला जाता था। तो उनसे भी जो प्रोडक्ट्स होते थे जैसे मीट, मिल्क, वूल है वो भी बहुत ज़्यादा उनको मिलता था मेसोपोटामियंस को। और आगे जो फ़िश है वो भी अवेलेबल होने लगी जो रिवर्स थी उनमें इजीली। और साथ ही जो रेगिस्तान में जो डेजर्ट है वहाँ पर डेट पाम्स भी काफ़ी थे जो कि समर में फ्रूट्स देते थे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत ही अच्छी लाइफ के लिए या एक बहुत सिटी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही थी। तो लेट्स नॉट हाउएवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट सिटीज़ ग्रो सिंपली बिकॉज ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो अगर हम ये सोचते हैं कि इन्हीं वजह से जो सिटी लाइफ है वो बहुत ही अच्छी थी, जो रूरल प्रॉस्पेरिटी थी उसकी वजह से, तो ये गलत है। क्योंकि हमें जो बाकी के और भी जो फैक्टर्स होते हैं एक सिटी लाइफ को डेवलप करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाय एंड बाय। बट सबसे पहले हम सिटी लाइफ के बारे में क्लियर करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले द अर्लीस्ट सिटीज़ इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू द ब्रॉन्ज एज circa 3000 BCE. Bronze is an alloy of copper and tin. Using bronze meant procuring these metal often from great distance. Metal tools were necessary for acquiring carpentry, drilling beads, carving stone seals, cutting shell for inlaid furniture, etc. Mesopotamian weapons were also of bronze. For example, the tip of the spear that you see in the illustration on page number 38. The early cities
जो मेसोपोटामिया है उसमें उसका जो टाइम पीरियड है वो ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। इसका मतलब है कि जो ब्रॉन्ज है जिसका यूज़ किया जाता था वो उसको प्रोक्योर किया जाता था, बहुत ही लंबी दूरी से, बहुत दूर दूर से उसे मंगाया जाता था। और जो ब्रॉन्ज है उससे कई टूल्स बनते थे जो यूज़ होते थे कारपेंट्री में, बीड्स में ड्रिल करने के, और उसके अलावा शेल्स कटिंग में और फर्नीचर की इनलेट में इनका टूल्स का यूज़ होता था। साथ ही जो मेसोपोटामियन है वो उनके जो वेपन्स थे, जो हथियार थे, उनमें भी ब्रॉन्ज का यूज़ होता था। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है जो पेज नंबर 38 पे है। उसमें जो स्पेयर है, जो भाला है, उसकी जो टिप है वो ब्रॉन्ज से बनी हुई है। The significance of urbanism. Cities and towns are not just places where large populations, it is when an economy develops in spheres other than food production that is becomes an advantage for people to cluster in town. Urban economies compress beside food production, trade, manufacturers and services. City people thus chases to be self-sufficient and depend on the products or services of other people. There is continuous interaction among them. For instance, the carver of a stone seal required bronze tools that he himself cannot make and colored stones for the seals that he does not know where to get. His specialization is fine carving, not threading. The bronze tool maker does not himself go out to get the metal, copper and tin. Besides, he needs regular supplies of charcoal for fuel. The division of labor is a mark of urban life. सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म मीन्स जो शहरीकरण है उसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व। तो सिटीज़ या टाउन्स जो है वो ऐसे प्लेस नहीं होते जहाँ पर बहुत लार्ज पॉपुलेशन हो, बहुत ज़्यादा लोग रहते हो, बल्कि या फिर उनकी जो इकनॉमी है वो बहुत ही डेवलप हो, बहुत जो इकोनॉमिकली जब एक ऐसी जगह जहाँ पर पॉपुलेशन तो है लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, जब और जो फूड प्रोडक्शन के अलावा वहाँ पर दूसरे भी एडवांटेज होते हैं, जैसे पीपल जो है, पॉपुलेशन है वो भी बढ़ जाती है और लोगों के लिए जो सिटीज़ में रहना या टाउन्स में रहना फ़ायदेमंद होता है। और अपनी जो भी सर्विस वो करते हैं उसके लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे फूड प्रोडक्शन है या फिर जो ट्रेडिंग है या जो दूसरी सर्विसेज हैं अलग अलग, उनके लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तब वहाँ पर एक सिटी इस्टेब्लिश होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कार्वर का उदाहरण लेते हैं, जो सील कटर है, सील बनाता है, वो उसको ब्रॉन्ज टूल की ज़रूरत पड़ती है अपने वर्क के लिए, और साथ ही जो कलर्ड स्टोन है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है अपने जो सील है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता कि कहाँ से वो कलर्ड स्टोन ले, और जो ब्रॉन्ज है या जिससे टूल्स बनाए जाते हैं उसमें उसका स्पेशलाइजेशन नहीं होता, बल्कि कार्विंग उसका स्पेशलाइजेशन होता है और ट्रेडिंग उसका जो वर्क है वो नहीं होता है। और तो अपने काम के लिए वो ऐसे लोगों पर डिपेंड होता है जो उसको जो रॉ मटेरियल्स है वो अवेलेबल करा सके। और जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है वो अपने जो रॉ मटेरियल है उसके लिए वो खुद नहीं जाता, बल्कि बाहर से मंगवाता है मटेरियल्स को, और उसके लिए उसको रेगुलर सप्लाईज़ की ज़रूरत होती है, चारकोल जिसको वो फ्यूल के जैसे यूज़ करता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर जहाँ पर अर्बन लाइफ का एक मार्क होता है, वहाँ पर अर्बन लाइफ स्टार्ट होती है।
Further, there must be a social organization in place. Fuel, metal, various stones, wood, etc. comes from many different places from city manufacturers. Thus, organized trade and storage is needed. There are deliverers of grain and other food items from the village to the city, and food supplies need to be stored and distributed. Besides, many different activities have to be coordinated. There must be not only stones but also bronze tools and pots available for seal cutters. Obviously, in such a system, some people give commands and that others obey, and urban economies often require the keeping of written records. डिवीज़न ऑफ लेबर अर्बन लाइफ का मार्क ऑफ अर्बन लाइफ है, लेकिन इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फ्यूल है, मेटल्स है, वेरियस स्टोन्स है, वुड है, ये काफ़ी अलग अलग जगहों से आते हैं और उनको उसके लिए ऑर्गेनाइज ट्रेड की ज़रूरत होती है, और फिर जब वो सामान आता है तो उनको स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही जो विलेजेस है वहाँ से ग्रेन्स यानी अनाज है वो आता है, और जो फूड आइटम्स दूसरे होते हैं वो भी गाँव से सिटी में आते हैं, तो वहाँ पर भी उस फूड को स्टोर करने और उसको सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमांड देते हैं और दूसरे उन्हें ऑपे करते हैं। तो सिटी इकोनॉमिक में इस तरह की कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। साथ ही रिकॉर्ड्स, जो सामान आता है उसको स्टोर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मंगवाना, ये सारी चीज़ें भी एक रिकॉर्ड रहे उसका, और उसको पूरा एक व्यवस्थित तरीके से उसका यूज़ हो सके, काम हो सके पूरा, उसके लिए रिटर्न रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी होता है। तो उसी की वजह से जो धीरे धीरे जो सिटी लाइफ स्टार्ट हुई उसमें उसके साथ साथ जो राइटिंग सिस्टम है उसकी भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़।